हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को हिंदी हब बाय प्रियंका में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पर हम हिंदी को एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ 10th बिहार बोर्ड के कुछ बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमारा पेपर है और हमें अनसीन पैसेज पढ़ना है, यानी कि अपठित गद्यांश पढ़ना है। तो मैंने स्पेशली ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए बनाया है और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अनसीन पैसेज यानी कि अपठित गद्यांश। लेकिन इसके पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर यानी कि इस चैनल में आपको हिंदी बहुत अच्छे से बहुत आसान शब्दों में पढ़ाई जाएगी। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दो। तो चलिए आज हम जानेंगे अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज, जिनको इंग्लिश में कहते हैं। अब चूंकि 10th का एग्जाम है, अब 10th के बच्चों के सिलेबस में और उनके एग्जाम में स्पेशली अनसीन पैसेज अक्सर आता है। तो आज हम जानेंगे कि हमें अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो हमेशा एक बात याद रखना, अगर आपके पास कोई अनसीन पैसेज या कोई अपठित गद्यांश है तो आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से, मतलब कि ध्यानपूर्वक उसके एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को और एक एक वाक्य को दो दो बार पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने उसके एक एक वाक्य को दो दो बार पढ़ा तो आपको उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपसे बन जाएंगे, क्योंकि अनसीन पैसेज में सिर्फ आपको उसको समझना है, क्योंकि ये होते हैं आपके सिलेबस के बाहर। मतलब ये अनसीन पैसेज आपकी बुक से नहीं लिए जाते हैं, ये बाहर से आते हैं। तो आपने इनको पहले कभी नहीं पढ़ा होता है, तो इसीलिए आपको इनको एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को ध्यान देना। मेरी बातों पर मैंने एक बात बार बार बोली है कि अनसीन पैसेज पढ़ते समय बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करके पढ़ना है और एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। अपठित का मतलब है जो पहले ना पढ़ा गया हो, जो कभी पहले ना पढ़ा गया हो उसको कहेंगे हम अपठित। ये पठित का विलोम है। अब गद्यांश, गद्यांश का मतलब होता है गद्य का अंश। गद्यांश का मतलब है गद्य का अंश। गद्य, गद्य जैसे कहानी, एकांकी और नाटक, इनको कहेंगे हम गद्य। ठीक है, कहानी, एकांकी, नाटक, उपन्यास, ये आपकी गद्य विधा की श्रेणी में आते हैं। आपने अपनी सिलेबस में पढ़ा होगा कि एक तो होता है गद्य खंड, दूसरा होता है आपका काव्य खंड। तो आज हम जानेंगे गद्य खंड। गद्य खंड मतलब कि कहानी, एकांकी, उपन्यास और नाटक। ठीक है, तो अपठित गद्यांश मतलब कि वो गद्यांश, गद्य का वो अंश जो पहले ना पढ़ा गया हो, उसको हम कहेंगे अपठित गद्यांश। ठीक है, अब हमारे सामने सबसे पहले तो हम अपठित गद्यांश की एक शॉर्ट में छोटी सी परिभाषा जान लेते हैं, क्योंकि आपसे उसको हल करना आसान हो जाएगा। अपठित का अर्थ है जो पढ़ा नहीं गया, जैसा कि मैंने अभी बताया। अपठित का अर्थ है जो पढ़ा नहीं गया और यह किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं लिया जाता। यह कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी विषय का हो सकता है। मतलब कि जो आपका अपठित गद्यांश है वो किसी भी विषय का हो सकता है। उसमें विज्ञान के बारे में बताया जा सकता है, उसमें प्रकृति के बारे में या नेचर के बारे में बताया जा सकता है, उसमें अर्थशास्त्र के बारे में बताया जा सकता है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप पठित गद्यांश आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको और भी बहुत सारे विषयों को पढ़ने का मौका मिल रहा है। ठीक है, और अक्सर मतलब कि हमेशा ही परीक्षाओं में अपठित गद्यांश आते ही आते हैं, और स्पेशली आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैंने आज अपना ये वीडियो का जो शीर्षक है वही रखा है कि भाई आज तो मुझे सबको अपठित गद्यांश ही पढ़ाना है। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि अगर आप कोई बड़े बड़े एग्जाम्स देते हैं, लाइक सीटेट, इस तरीके के एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो उनमें भी आपको अपठित गद्यांश आते हैं। तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आज हम एक अपठित गद्यांश पढ़ेंगे और उसके बाद उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए, तो पहले मैं बता दूं कि ये जो गद्यांश है इसका मूल उद्देश्य है शिक्षा और बुद्धि। इस गद्यांश में हमें शिक्षा के महत्व के बारे में
और साथ ही साथ बुद्धि के महत्व के बारे में बताया गया है। ध्यान से अब मैं इस वीडियो को आपको पढ़ के सुनाऊंगी। आपको भी एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को दो दो बार पढ़ना है और ध्यान से उसको सुनना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यही आप पठित गद्यांश आपकी परीक्षा में आ जाए, लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ आप पठित गद्यांश को हल करने का आसान तरीका बताया जा रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि भाई आपको ये लग रहा है यार मैम ने ये वाला पढ़ाया था, मैं इसके क्वेश्चन आंसर याद कर लेता हूँ, यही वाला एग्जाम में आ जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके एग्जाम में कोई और आएगा, बस आपको आप पठित गद्यांश को हल करने का तरीका बताया जा रहा है, ठीक है। गद्यांश है हमारे पास, यदि मनुष्य और पशु के बीच कोई अंतर है तो केवल इतना कि मनुष्य के भीतर विवेक है और पशु विवेकहीन है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य में और पशु में, मतलब कि जानवर में, बस इतना ही अंतर है कि मनुष्य के पास बुद्धि है और पशु के पास बुद्धि नहीं है। तो कहा जाता है कि भाई ईश्वर की सबसे अनमोल कृति मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि प्रदान की है। इसी विवेक के कारण मनुष्य को यह बोध रहता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, और इन्हीं बुद्धि के कारण मनुष्य को पता रहता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। फिर है, इसी विवेक के कारण मनुष्य यह समझ पाता है कि केवल खाने पीने और सोने में ही नहीं, जीवन का अर्थ इति नहीं है। तो इसी विवेक और बुद्धि के कारण ही तो मनुष्य को पता है कि भाई जीवन में सिर्फ खाना और पीना नहीं है। आपने देखा होगा जानवर क्या करते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। उनको यही नहीं पता कि उनको आगे जो मानव होता है वो अपने लिए, अपने समाज के लिए काम करता है, अपने परिवार के लिए काम करता है, पैसे कमाता है। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा करता है, लेकिन जानवर इस तरीके के कार्य नहीं करता। केवल अपना पेट भरने से ही जगत के सभी कार्य संपन्न हो जाते, और यदि मनुष्य का जन्म मिला है तो केवल इसी चीज का हिसाब रखने के लिए नहीं कि इस जगत ने उसे क्या दिया। यहाँ पे कहा गया है कि यदि आपको मनुष्य जीवन मिला है तो आपको ये याद रखना है कि ईश्वर ने आपको मनुष्य का रूप क्यों दिया और आपको क्यों बुद्धि दी। बहुत सारे लोग होते हैं जो अक्सर अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हमें अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का सही प्रयोग, उसका सही यूज करना चाहिए। आगे है, ना ही यह सोचने के लिए कि यदि इस जगत ने उसे कुछ दिया नहीं दिया तो वह इस संसार के भले के लिए कार्य क्यों करेगा, और ना ही मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि मुझे इस संसार ने तो कुछ नहीं दिया तो भाई मैं भी क्यों इसके भले का सोचूं। आपको याद रखना है, अनसीन पैसेज जब भी आपके एग्जाम में आए आपको प्रॉपर इसको, एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को दो बार पढ़ना है, ठीक है। अब है आपका, मानवता का बोध कराने वाले इस गुण विवेक की जननी का नाम शिक्षा है। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। लिखा है कि मानवता का बोध कराने वाली, मतलब मानवता का बोध किससे हमें हुआ, हमें किससे पता चला कि मानवता क्या है, बुद्धि और विवेक से ही। तो मानवता का बोध कराने वाली जननी का नाम क्या है, शिक्षा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो क्या होगा आपका, शिक्षा और विवेक, शिक्षा और बुद्धि। तो कहा है कि मानवता का बोध कराने वाले इस गुण विवेक की जननी का नाम, जननी मतलब माँ, तो माँ का नाम शिक्षा है। शिक्षा जिससे अनेक रूप समय के परिवर्तन के साथ इस जगत में बदलते रहते हैं। शिक्षा से क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमें जन जन को शिक्षित करवाना है। शिक्षा से क्या होगा कि उसकी बुद्धि का विकास होगा और वो देश के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छा सोचेगा। इसलिए कहा है कि शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया है। आगे है, वह जहाँ कहीं भी विद्यमान रही है सदैव अपना कार्य करती है। यहाँ पर शिक्षा की बात हो रही है कि शिक्षा जहाँ पर भी रही है वो हमेशा सबका कार्य करती है, हमेशा अपना कार्य करती है। आगे है, यह शिक्षा ही है जिसकी धुरी पर यह संसार चलायमान है। तो यहाँ इस पे गद्यांश में जिस कवि ने लिखा वो कह रहा है कि भाई ये शिक्षा ही है जिसकी धुरी पर पूरी पृथ्वी चलायमान है। मतलब शिक्षित, अगर आप शिक्षित हैं तभी आप अपने देश को, अपने देश की प्रगति का, अपने देश के विकास का हिस्सा बन सकते हैं। विवेक से लेकर विज्ञान और ज्ञान की जन्मदात्री शिक्षा ही है। कहा है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। कहा है अगर आप विज्ञान विषय को जितना से ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो किस कार्य में आएगा, वो हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे अच्छे के लिए ही तो उसका प्रयोग होगा। तो शिक्षा से ही हम विज्ञान को सीखते हैं और विवेक का इस्तेमाल करते हैं।
आगे है, शिक्षा हमारे भीतर विद्यमान वह तत्व है जिसके बल पर हम बात करते हैं। शिक्षा हमारे भीतर विद्यमान वह तत्व है जिस पर हम क्या करते हैं, जिस पर हम बात करते हैं, कार्य करते हैं, अपने मित्रों और शत्रुओं की सूची करता है, सूची तैयार करते हो। वही एक शिक्षा ही एकमात्र जरिया है जिससे हम काम करते हैं और अपने अच्छे बुरे का ज्ञान हमें शिक्षा से ही मिलता है। कई बार हम कविताएं पढ़ते हैं, दोहे पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, तो उनसे हमें बहुत सारी नैतिक शिक्षा भी मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई हमें नैतिक शिक्षा पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि नैतिक शिक्षा के सहारे ही हम कई बार अच्छा बुरा पहचान पाते हैं। फिर आगे है, असल में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। शिक्षा किसे कहते हैं? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को ही हम शिक्षा कहते हैं। सीखने और सिखाने की जो प्रोसेस है उसे ही हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा उन तथ्यों का तथा उन तरीकों का ज्ञान कराती है जिन्हें हमारे पूर्वजों ने खोजा था। तो शिक्षा क्या कराती है? उन तथ्यों, उन तरीकों का ही बोध कराती है, ज्ञान कराती है जिन्हें हमारे पूर्वजों ने, मतलब कि बहुत पहले लोगों ने, जिन्हें हमारे ही पूर्वजों ने खोजा था, उन्हीं तत्वों का ज्ञान हमें शिक्षा द्वारा प्राप्त होता है। आगे है, सभ्य तथा सुखी जीवन बिताने के लिए हमें बताया गया था कि सभ्य तथा सुखी जीवन बिताने के लिए हमें शिक्षित होना अति आवश्यक है। शिक्षित होना हमारा बहुत ज़रूरी है। यदि हम सुखी जीवन बिताना चाहते हैं तो हम उन तरीकों को सीखना होगा तथा उन तथ्यों को जानना होगा जिन्हें जानने के लिए हमारे पूर्वजों ने निरंतर सदियों तक शोध किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक लाइन दी हो, आपको इन्हीं लाइनों से प्रश्न पूछे जाएंगे और इन्हीं लाइनों में, इन्हीं शब्दों में आपको उसका आंसर दिया गया है। ठीक है, आपठित गद्यांश में सबसे अच्छा ये होता है कि आपको प्रश्न भी उसी आपठित गद्यांश से पूछे जाते हैं और उत्तर भी आपको उसी आपठित गद्यांश में दिए होते हैं। आपको बस ये करना है कि उसके एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से, बहुत ध्यान केंद्रित करके उसको पढ़ना है, क्योंकि उसी में आपका उसका जो भी उत्तर है, जो भी हल है, आपका उसी आपठित गद्यांश में छुपा हुआ है। और अक्सर अगर आपको लग रहा है कि यार पेपर है, पेपर में थोड़ी सी ग्रामर कठिन आ गई, कभी मान लो पाठ्य पुस्तक के कुछ ऐसे प्रश्न आ गए जो आपसे हल करते नहीं बन रहे, आप भूल गए, तो उसके लिए अगर आप आपठित गद्यांश हल करते हैं तो आपको उसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं और इससे आपका पेपर के जो भी अंक होंगे वो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। इसीलिए आपठित गद्यांश पर जोर दिया जाता है कि बच्चों आपठित गद्यांश को बहुत ध्यान से हल करो, ध्यान से सॉल्व करो। कहा है कि जिन्हें जानने के लिए हमारे पूर्वजों ने निरंतर सदियों तक शोध किया है, यह केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा के द्वारा ही हम अपने अच्छे बुरे के बारे में सोच सकते हैं, अच्छा बुरा हम अपना निर्धारित कर सकते हैं। अगर हम शिक्षित होंगे तभी हम अपने समाज का, देश का विकास कर पाएंगे। तो इस गद्यांश में हमें क्या शिक्षा मिली? पहली, एक तो ईश्वर ने इंसान को बुद्धि विवेक दी है, उसका हमें हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। दूसरा बताया गया है कि शिक्षा हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा से ही हम अच्छे बुरे की पहचान कर पाते हैं। तो चलिए, अब अभी तक हमने एक गद्यांश पढ़ा, अब इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न आने हैं। गद्यांश दिया होगा और प्रश्न दिए होंगे, आपको उसी गद्यांश को पढ़कर, सोचकर, समझकर उन प्रश्नों को हल करना है। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो भाई प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा आपका? शिक्षा और विवेक, मतलब कि शिक्षा और बुद्धि के महत्व के बारे में ही इसमें बताया गया है। तो इसका उचित शीर्षक होगा आपका शिक्षा और विवेक। याद रखना है, गद्यांश पढ़ते वक्त जिस चीज़ के बारे में बार बार बात की गई हो, जिस चीज़ का उद्देश्य बार बार बताया गया हो, वही हमारा इसका शीर्षक होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? तो भाई मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? यही ना इस गद्यांश में क्या बताया गया कि मनुष्य के पास वो विवेक होता है, बुद्धि होती है, और जो जानवर होता है वो बुद्धिहीन होता है। इसीलिए वो खाता है, सोता है, सिर्फ अपने लिए काम करता है। जबकि मनुष्य कैसा होता है? वो सबके हित के लिए कार्य करता है। और यही अंतर बताया गया है कि मनुष्य के पास बुद्धि है और जानवर बुद्धिहीन है। ये आपको इसमें बताया गया है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है,
विवेक के कारण वह उचित और अनुचित में अंतर करके उचित को अपनाता है। उचित मतलब कि सही, अनुचित मतलब गलत। तो बुद्धि के कारण ही तो वो सही गलत में पहचान कर पाता है। और है, पशु में विवेक नहीं होता और वह उचित तथा अनुचित को विचार नहीं कर पाता। पशु में जो है, जानवर है, उसमें उतनी बुद्धि नहीं होती, इसीलिए वो सही गलत नहीं सोच पाता। अब है, विवेक से किसका बोध होता है और उसका जन्म कैसे होता है। विवेक से आपने अपने गद्यांश में पढ़ा होगा, फिर भी अगर आपको लग रहा है तो इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, और आप पठित गद्यांश को हल करने का तरीका बहुत अच्छे से बताया गया है कि किस तरीके से आपके जो प्रश्न हैं, उनके जो हल है, उनके जो उत्तर हैं, वो इन्हीं आप पठित गद्यांशों में दिए गए हैं। जैसे इसका है कि विवेक से किसका बोध होता है, किस बोध का मतलब किसके बारे में पता चलता है और उसका जन्म कैसे होता है। तो विवेक से ही भाई मानवता का बोध होता है। अगर हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, तभी हमें मानवता का बोध होगा। और जिसमें विवेक है वही मनुष्य कहलाता है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी शिक्षा ग्रहण करता है वह उसके विवेक और बुद्धि के कारण ही उसका उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि जो मनुष्य है वो जो भी शिक्षा ग्रहण करता है वो विवेक और बुद्धि से ही ग्रहण करता है। ध्यान रखना, इस वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, क्योंकि आपके जो अपठित गद्यांश को किस तरीके से हल करना है वो इसी में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विज्ञान शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द लिखिए। अब भाई अगर आप अपठित गद्यांश हल कर रहे हैं तो अक्सर उसमें से 1 या 2 प्रश्न व्याकरण से भी आ जाता है, इसीलिए आपको व्याकरण को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में आपको व्याकरण भी करवाऊंगी, लेकिन अभी आपको अपठित गद्यांश आपके एग्जाम में आने वाला, उस पर ध्यान देना है। लिखा है विज्ञान में उपसर्ग और मूल शब्द, तो विज्ञान में होगा वि उपसर्ग और ज्ञान आपका मूल शब्द होगा। विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, वि धन ज्ञान, तो वि आपका होगा उपसर्ग और ज्ञान आपका मूल शब्द होगा। ठीक है, चलिए अब अपना लास्ट क्वेश्चन है, जननी का पर्यायवाची शब्द लिखाइए। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द, और पर्यायवाची एक ही होते हैं जिसमें शब्दों के समान अर्थ निकल रहे हो। शब्दों के समान अर्थ निकल रहे हो उन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। याद रखना, अक्सर परीक्षाओं में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपका जननी, तो जननी का पर्यायवाची होता है माँ, जन्मदात्री और माता। माँ, जन्मदात्री और माता, इन सब का एक ही अर्थ होता है, और ये सब क्या है, ये सब जननी के पर्यायवाची, जननी के समानार्थी शब्द हैं। तो चलिए आज के हमने इस वीडियो में अपठित गद्यांश पढ़ा, अपठित गद्यांश को हल करने का तरीका समझा कि किस तरीके से उसके प्रश्न के उत्तर उसी अपठित गद्यांश में मिल जाते हैं। बस हमें इतना याद रखना है कि अपठित गद्यांश को हमें बहुत ही कंसंट्रेशन से, ध्यानपूर्वक उसके एक एक वाक्य को, एक एक शब्दों को पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कितनी % समझ आया, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।